नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग जो प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, पिछली वीडियो हम लोगों ने यूपी टेट 2018 के पेपर फर्स्ट को देखा था और इस वीडियो हम लोग यूपी टेट 2018 के पेपर सेकेंड के सीडीपी सेक्शन को देखेंगे। पेपर सेकेंड में जो 6 से 8 तक आता है। देखिए, सीडीपी के सेक्शन में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के चैप्टर सेम है, तो हमें दोनों प्रैक्टिस बनानी है और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और 2018 पेपर 2 को समझते हैं और उसके बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, सिंपल सी बात है, किंडरगार्टन 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 मतलब बच्चों के लिए इसमें खेल का या कह लीजिए कि बच्चों को लिए इसमें खेल का महत्व दिया गया है तथा इस विधि का जो प्रतिपादन किया था वो किया था फ्रावेल ने। किसने? फ्रावेल ने। तो ध्यान रखिएगा, किंडरगार्टन विधि या बच्चों का उद्यान, इसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रावेल ने। तो पहले का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, संकलनात्मक परामर्शदाता के जनक कौन है या जन्मदाता कौन है? संकलनात्मक परामर्श, अब समझते हैं, विलियम्स, थॉर्न, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो थॉर्न है उन्होंने कहा था कि संकलनात्मक परामर्शदाता में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है न अधिक निष्क्रिय होता है। मतलब जो भी आपको एडवाइस देगा ना तो इतना ज्यादा एडवाइस देगा कि ओवर लगे और ना ही इतना इनएक्टिव रहेगा कि आप बोर हो जाएं। वो बराबर समय समय में आपकी सहायता करता रहेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था थॉर्न ने। किसने? थॉर्न ने। ठीक है, तो संकलनकर्ता परामर्शदाता के विषय में किसने बताया? थॉर्न ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? मतलब आपके कक्षा में एक बच्चा है जो मिसबिहेव कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला, माता पिता को सूचित करेंगे, दंडित करेंगे, नजरअंदाज करेंगे अथवा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, उचित सुझाव देंगे। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है और उसके पश्चात उसमें हम सुधार लाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिसलेक्सिया, लेस आया ना। हमेशा हम बच्चों को क्या कहते हैं? लिखने में कमजोर है कि पढ़ने में? हम कहते हैं पढ़ने में। तो लेस, लेक्सिया, जब लेस आएगा तो पढ़ने संबंधी समस्या। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगर डिसग्राफिया होता, ग्राफ लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया होता तो गणित संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन संबंधी। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप प्रयुक्त किए जाते हैं? ये मैंने आपको बार बार बताया था जब शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के विषय में बता रहे थे, लास्ट में क्लास थी। मैंने आपको कहा था ब्रेल लिपि फ्रांस के लुई ब्रेल ने दिया था और वो भी एक अंधे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने इस विधि का निर्माण किया था। तो ब्रेल लिपि खासकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी होती है या अंधे व्यक्तियों के लिए, और ये 6 बिंदुओं पर आधारित कह लीजिए आप लिपि है जो कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी या अंधे व्यक्तियों के लिए सहायक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको सब डिटेल में समझाया हुआ है, आप गौर कीजिएगा। आगे प्रश्न नंबर 6, CWSN इसका क्या अर्थ है? जरा ध्यान दीजिएगा, CWSN इसका क्या अर्थ है? अगर इसका पूरा नाम को देखें तो चिल्ड्रेन, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, अर्थात दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, अस्थबाधित बच्चे या कह लीजिए दिव्यांग बच्चे। तो CWCN का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जिनको किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है?
मतलब इनमें ऐसा कौन है जो परामर्श की बात नहीं करता? वृत्ति विधि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। देखिए, जब भी किसी का आप इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार करेंगे, तो आप अगर वो गलतियां करेगा तो आप उसको सलाह देंगे। आप विश्वास, अगर किसी पे आपको विश्वास है या आपको लग रहा है कि ये चीजें ठीक हैं, तो आप दूसरे को परामर्श देंगे। संप्रेषण, आपस में बातचीत करने के दौरान भी हम परामर्श देते हैं। लेकिन जो वृत्तिक विधि दिया है, ये आपका कहीं भी इसका संबंध परामर्श से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिए, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मैंने आपको याद कराया था, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। फिर मैंने आपको बताया था मंडलीय मनोविज्ञानशाला, जिसमें आपने 10 नाम हमने बताए थे आपको। उसमें आगरा था, मुजफ्फरपुर था, मेरठ था, बरेली था, वाराणसी था। ऐसे हमने आपको 10 बताए थे, ठीक है। वहां मैंने आपको ट्रिक बताया था कैसे आपको याद करना है। चलिए, ये 1942 में बना था, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थांडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कोहलर का किससे था? स्किनर ने प्रयोग किया चूहों पे, थांडाइक ने बिल्ली पे, तो कोहलर ने किस पे किया था? वनमानुष, सुल्तान नामक बंदर या वनमानुष पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही पावलाव कह देता तो पावलाव का संबंध था कुत्ते से, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 10, अधिगम का पठार है, क्या है? मैंने आपको बताया था कि अधिगम का पठार सीखने की गति में कुछ समय के लिए रुकावट, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए रुकावट है। तो चलिए समझते हैं। पहला, अधिगम की समाप्ति नहीं, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। देखिए, अवरोध लिख देंगे तो पूरी तरह से रुक गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवरुद्ध वर्धन, यानी कि जो अधिगम रुक रहा है वो थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि अधिगम में रुकावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस पुस्तक के लेखक स्किनर, मैंने आपको बताया था ये स्किनर, इसी पुस्तक के आधार पर उन्होंने क्रिया प्रसूत नियम दिया था चूहा वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो अगर आप बेस्ट चाहते हैं, देखिए प्रशंसा करेंगे, कुछ समय बाद पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएगा, पुरस्कार भी भूल जाएगा। बट अगर वो सही व्यवहार कर रहा है, उसका प्रेजेंटेशन आप करवाएंगे, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया? कोहलर, हल, केडलर, विक्र। देखिए, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता मतलब हमें समस्या समाधान का एक ही उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य हमें चाहिए वो मिल जाए, यानी कि हमारी समस्या हल हो जाए। तो इसको किसने दिया था? हल ने। ये भी ध्यान रखिए, किसने दिया था? हल ने। ओके, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? एलन, बुश, डेविड ह्यूम, एचिसन। तो डेविड जो ह्यूम थे वो किसी भी तरीके से शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। देखिए, इसमें डब्ल्यू एलन, बुश और एचिसन, ये तीनों के तीनों सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। वही हम बात करें डेविड ह्यूम की, तो वो शिक्षण से संबंधित नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर का नहीं है? स्मृति, परावर्ती, अवबोध, दूरवर्ती। ये भी मैंने आपको बताया था। शिक्षण के जो अधिगम के स्तर हैं, पहला है मेमोरी लेवल, स्मृति, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध, और फिर लास्ट में आपको बताया था रिफ्लेक्टिव यानी कि परावर्ती लेवल। ये तीनों के तीनों अधिगम के स्तर हैं। तो कौन नहीं है? दूरवर्ती स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक नीति नहीं है? अन्वेषण, योजना, मानसिक उद्वेलन, व्याख्यान। बात समझिए, व्याख्यान में एक टीचर केवल बोलता रहता है, बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे कोई मतलब नहीं। तो जब तक बच्चे नहीं सुनेंगे, शिक्षक के लिए तो जनता वही है, तो क्या मतलब है? तो व्याख्यान जो विधि है वो जनतांत्रिक विधि नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। अब देखिए आप भी तेजी से करेंगे क्योंकि अब आप 4-5 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। 17, निम्न में कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला, समावेशी शिक्षा सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। सही बात है। यह केवल, केवल लिख दिया ना, तो केवल निगेटिव वर्ड है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में अवृत्त करती है। समावेशी शिक्षा की विशेषता ये नहीं है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे सबको लेके चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सी और डी बिल्कुल सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। निम्न में कौन सा फलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन, अभिभावक कथन। देखिए, शिक्षण प्रणाली जब भी आएगी या विश्लेषण प्रणाली, तो एक शिक्षक विश्लेषण करता है, बोलेगा, बच्चा बोलेगा तो अच्छी बात है, नहीं बोलेगा तो मौन रहेगा। तो इसका मतलब हुआ इसमें अभिभावक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि विश्लेषण शिक्षक करता है और छात्र का करता है। छात्र बोला तो ठीक, चुप रहा तो उसका वो अपने हिसाब से विश्लेषण करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 19। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है। देखिए, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द। तो देखिए इसमें रखने वाला है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है रूपग्राम। क्या है? रूपग्राम। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे जो एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे। हाँ, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 20। हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? डॉक्टर मेस, योकम, सिप्सन, कोलसेनिक। तो हम करके सीखते हैं, इसके विषय में कहा था डॉक्टर मेस ने। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस। मेस, ठीक है, मेस, ध्यान रखिए, मेस, डॉक्टर मेस ने कहा था हम करके सीखते हैं। प्रश्न नंबर 21। इनमें कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति है, बोध है, चिंतन है, वर्णन नहीं है। वर्णन आपका शिक्षण का स्तर कतई नहीं आता। किसी चीज के वर्णन के बारे में कभी नहीं कहा जाता, समझाइए कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, सभी की। तो बिल्कुल सही बात है, सभी की होती है। जब भी आप शिक्षण कार्य करेंगे तो आप कुछ बोलेंगे, बच्चा उसका रिफ्लेक्ट करेगा, आप बच्चे को समस्या आएगी उसको सॉल्व करेंगे, निदान करेंगे। प्रत्यक्षीकरण मतलब ये है बच्चे से डायरेक्ट पूछेंगे प्रश्नों को। तो ये सब सम्मिलित रूप से अंतः क्रिया के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार अनुबंधन में क्या निहित है? अनुक्रिया, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, उपयुक्त से कोई नहीं। एक बात बताइए, वो पीला से क्यों नहीं डर रहा है, नीला से क्यों नहीं, वो काला से ही क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके ब्रेन में बैठ गया है कि ये काला वाला जब आएगा तो हमको खाएगा या मारेगा, अर्थात उद्दीपक। ब्लैक चीजों से वो डर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी किसी चीज को देख के हम क्रिया करते हैं या प्रभावित होते हैं तो हम कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे कि बिल्ली हो रही थी मछली को देख के। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? पहला, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर की भाई जरूरत है, ये तो रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत भेद, ये भी रखना पड़ेगा। अभिभावक की पृष्ठभूमि, हाँ ये बात सही है कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से आता है, अमीर है, गरीब है, कैसा है, इसको हमें ध्यान नहीं रखना है। सभी के लिए एक समान विधि बनानी है, बाकी विषय तो हम ध्यान रखेंगे ही। प्रश्न नंबर 25।
निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिक प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, खेल कूदों में स्वाभाविकता। देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे में वृद्धि होती है, सामूहिक प्रबलता होता है, समूह में खेल में भाग लेते हैं, तो जिज्ञासा भी उनकी बहुत तीव्र होती है। लेकिन ये बोला है कौन विशेषता नहीं है, तो जिज्ञासा में जो कमी लिखा है ये विशेषता नहीं है, जिज्ञासा में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन संबंधित है, उद्भवन भी संबंधित है, प्रबोधन भी संबंधित है, अभिप्रेरण मोटिवेशन नहीं है। देखिए, कोई चीज का जब आप सृजन करने जाते हैं, बनाने जाते हैं, तो बनाने से पहले मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप बनाना शुरू कर देते हैं तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात सृजनात्मक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कोई रोल नहीं है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। तो आप खुद बताइए, वृद्धि और विकास का कौन सा चरण नहीं है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, नैतिक होता है, सामाजिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विकास और बुद्धि का जो पहला चरण है शारीरिक, सबसे पहले बच्चे का शरीर वृद्धि होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ऑटोमेटिक थोड़ी वो पुराइंस्टीन हो जाएगा, पहले उसकी बॉडी डेवलप होगी। तो वृद्धि और विकास में पहला चरण क्या है? शरीर का विकास। ये तो आप देख भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या है? संशोधन है, विस्तार है, बचाव है, प्रसार है? संशोधन है। सीखना क्या है? संशोधन है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें आपको याद होंगी, कुछ नहीं याद होंगी, उसको आप रिफ्रेश मार दे रहे हैं, कुछ फिर भूलेगा, आप फिर रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अर्थात लगातार आप करेक्शन करते जा रहे हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से सीख जाएं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग चूहे के लिए। नियम का नाम क्या था? क्रिया प्रसूत का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है। आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 क्या था? बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण थे? अब पहला लिखा 4 उप परीक्षण, फिर 5 उप परीक्षण, फिर 8 और फिर 7। देखिए, मैंने आपको बताया था जब बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे थे तो भाटिया बुद्धि परीक्षण में 5 उप परीक्षण थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कितने उप परीक्षण? 5। पांचों का नाम था, एक आपका कोल ब्लैक, पास एलोंग, पैटर्न डिजाइन, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट एंड पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो कुल मिला के आपको बस इतना जानना था कि भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण थे और ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित था। क्लियर? तो दोस्तों, ये था यूपी टेट 2018 पेपर 2 सीडीपी प्रश्न पत्र पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के 6 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है, आगे भी करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और अपने अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।